हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए सचिन किशोर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं श्री रेफ्रिजरेटर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। क्या ये आपके पोर्टफोलियो को चिल करेगा या नहीं करेगा, एंड हम देखने वाले हैं इसके कंप्लीट फाइनेंशियल्स, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या जीएमपी चल रहा है, क्या कोई रेड फ्लैग है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए या लिस्टिंग इन लेकर निकल जाना चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आईपीओ डिटेल के बारे में बात करूँ तो ये आईपीओ 25 जुलाई से ओपन हो चुका है, 29 जुलाई तक होने वाला है। एंड कट ऑफ टाइम मैंडेट फॉर ऑल आईपीओ आपको पता है कि वो 5 PM तक होता है। तो मेक श्योर आप 5 PM तक अपने मैंडेट्स अप्रूव कर रहे हैं, अदरवाइज आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे आईपीओ मिलने के। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 119 से 125 रुपए पर शेयर है, जो हम आगे देखेंगे क्या इस इशू प्राइस को जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लॉट साइज इनका 1000 शेयर्स का रहने वाला है। ये फ्रेश कम ऑफर फॉर सेल होने वाला है। टोटल इशू साइज की बात करो तो 117.33 करोड़ का होगा, एंड इसमें से इन्होंने कुछ रिजर्व करा है मार्केट मेकर्स के लिए, जो कि 59.89 CR का है। दैट मीन्स कि जो फ्रेश इशू होगा वो 88.63 CR का होगा सिर्फ। लॉट साइज की बात करें तो इंडिविजुअल्स को मिनिमम 2 लॉट ही अप्लाई करना है। इट मीन्स कि आपको 2 लाख शेयर लेने पड़ेंगे एंड आपका 2.5 लाख रुपीज ब्लॉक होगा। एंड मैक्सिमम भी सेम अमाउंट है। HNI कैटेगरी में, स्मॉल HNI कैटेगरी के लिए मिनिमम 3 लॉट्स हैं एंड 3.75 लैक्स आपका ब्लॉक होगा, एंड मैक्सिमम 10 लैक्स तक के शेयर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट मीन्स आप 8000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर बिग HNI है जो 9 लॉट्स एंड एवव स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अगर मैं शेयर्स ऑफर्ड की बात करूँ तो 5% के अराउंड इन्होंने शेयर्स ऑफर करा है मार्केट मेकर्स को। QIB को ये ऑफर कर रहे हैं 47.46% शेयर्स, जो कि काफी बड़ा है। एंड HNI के लिए जो इन्होंने रिजर्व करा है वो 14.26% ही है, जो कि काफी कम है। एंड रिटेल्स के लिए इन्होंने काफी शेयर्स रखे हुए हैं, 33.26%। तो रिटेल में चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, क्योंकि HNI में तो काफ़ी फाइट होगी, क्योंकि 14.26% ही है। एंड उसमें भी बिग HNI एंड स्मॉल HNI भी होंगे, तो आई थिंक रिटेल में सब्सक्रिप्शन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। बट क्योंकि इसे आ चुका है तो हम देखेंगे डे 1 पे शेयर्स कितना सब्सक्राइब हो चुका है एंड क्या चांसेस होंगे आपको अलॉटमेंट मिलने के। कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। हेडक्वार्टर इनका महाराष्ट्र है। कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HVAC सिस्टम्स। HVAC और कुछ नहीं, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सॉल्यूशंस बनाती है कंपनी। एंड ये फोकस करते हैं एयर एंड वाटर कूलर कंडीशनिंग यूनिट्स पे, चिलर्स पे, स्प्रे डैम्पिंग सिस्टम्स पे। एंड जो कंपनी टारगेट कर रही है, जो इनके मेजर क्लाइंट्स है, वो इंडियन नेवी है एंड बड़ी ईपीसीज। ईपीसीज और कुछ नहीं फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है। स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल प्लेयर्स को भी ये टारगेट कर रही है। कंपनी ISO सर्टिफाइड है एंड डिफेंस ग्रेड चिलर्स में मेजर सप्लायर्स हैं। एंड फैमिली रन प्रमोटर्स विद डीप टेक्निकल सेक्टर बैकग्राउंड है, आई वुड से। जब HVAC सिस्टम्स की बात कर ही रहे हैं तो ग्लोबल HVAC सिस्टम्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कंपनी के ग्रोथ पे। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 2024 में इसका मार्केट कैप 241.52 बिलियन US डॉलर का था। एंड कंपनी ने अपने RHP में 2033 तक ये 445.73 बिलियन डॉलर्स का होने का प्रोजेक्शन किया है। दैट मीन्स कि इनका CAGR अप्रोक्स 2025 से 2033 तक में 7% के अराउंड होता है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि श्री रेफ्रिजरेटर्स लिमिटेड का ग्रोथ तो है आगे। 7% CAGR से कंपनी ग्रो कर सकती है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड है। एंड ग्लोबल क्यों डिमांड है, क्योंकि आप जान रहे हो अर्बनाइजेशन काफी तेजी से हो रहा है। लोग शहरों में रहना पसंद कर रहे हैं,
लोगों की लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो रही है, क्लाइमेट चेंज के चलते भी डिमांड काफ़ी बूस्ट हो रहा है, एंड एनर्जी इफिशिएंट और स्मार्ट सिस्टम्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी दे रही है फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। नॉट इन इंडिया ओनली बट ग्लोबली भी ये चल रहा है। एशिया पैसिफिक हो गया या मिडिल ईस्ट हो गया या फिर नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे ये सबसे तेज ग्रो करने वाले ये रीजन्स है। अगर मैं इंडियन एचवीएसी मार्केट की बात करूं तो ये भी बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक है। एंड क्योंकि कंपनी सब कुछ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रही है तो इनके पास मेक इन इंडिया का टैग भी है। और उस आपको पता ही है मेक इन इंडिया में काफ़ी स्कीम्स हैं एंड डिस्पोजेबल इनकम्स है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंपनी हैंडल कर रही है। कंपनी मैरीन एचवीएसी सेगमेंट्स को भी टैकल कर रही है। एंड ग्लोबल डिमांड भी काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है, स्पेशली इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस के लिए, क्योंकि आप इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस वगैरह काफ़ी आ रहे हैं। तो ये तो था कंपनी के डिटेल्स के बारे में। आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या कह रहा है। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे असेट्स देखूँ तो 2023 में जो कंपनी का एसेट्स था वो 94.32 सीआर का था, जो कि 2024 में इंक्रीज होकर 124.11 सीआर का हो गया है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का काफी डिसेंट ग्रोथ हुआ है, लाइक 2023 से 2024 में। एंड सेम ग्रोथ इन्होंने मेंटेन किया है 2025 में भी, क्योंकि कंपनी का जो असेट्स हो गया 185.60 सीआर का हो गया है। लेट्स सी हाउ द रेवेन्यू इज। रेवेन्यू अगर हम देखें तो 50.90 सीआर का था 2023 में, जो कि इंक्रीज हो गया है 81.19 सीआर का। काफी गुड ग्रोथ है, समवेयर अराउंड 25% से कंपनी ने 20 मोर देन 25% से कंपनी ने 2024 में ग्रो किया है। एंड 2025 में भी 99.10 सीआर का इनका रेवेन्यू हो गया। अगर हम 2025 और 2023 को देखते हैं तो 50 से सीधा 99, डेट मीन्स की कंपनी ने 100% से ग्रो किया है 2 साल में। मतलब एक ये शो करता है कि कंपनी के पास पोटेंशियल काफी है, मार्केट काफी बड़ा है। एंड कंपनी ने अगर सही से काम किया तो हो सकता है ये मार्केट खा भी जाए। बट लेट्स सी प्रॉफिट क्या कहता है। प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो 2023 में जो इनका प्रॉफिट था 2.57 सीआर का था। एंड 2024 में 11.53 सीआर का हुआ है। यहाँ पे काफी ज्यादा जंप है प्रॉफिट में। एंड 2024 के बाद इन्होंने 2025 में जो इनका प्रॉफिट है 13.55 सीआर का हुआ है। इट्स ऑल्सो अ डिसेंट ग्रोथ 2024 से 2025 में। बट 23 से अगर आप 25 देख रहे हो तो काफी अच्छा जंप है कंपनी का। लाइक रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, 6 और 7 टाइम्स वी कैन से इन बिटवीन। तो नेट लुक्स डिसेंट। बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पास जो अभी बोरोइंग्स है वो 32.07 सीआर की है। 2024 में ये इंक्रीज हो गई 36.80 सीआर। एंड 2025 में भी ये इंक्रीज हुआ है 39.73 सीआर। क्योंकि ये एच वी ए सी में है तो इनको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इंटेंस बिजनेस है, इनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल भी इनका काफ़ी ब्लॉक रहता है। तो आई थिंक हो सकता है बोरोइंग्स उस पर्पस के लिए भी इन्होंने लिया होगा। अगर इनके पीई की बात करें तो पीई अगर हम देखें तो 23.81 का पी है, दैट्स लुक्स वेरी डिसेंट। एंड डेट इक्विटी रेशियो भी 0.37 ही है। लाइक ये भी इट्स नॉट अ बिग रेड फ्लैग, इवन रेड फ्लैग है ही नहीं। इतना तो डेट इक्विटी रेशियो चलेगा। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखते हो तो 4.98 का है, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी डिसेंट। एंड जो पर्पस है कंपनी का फंड रेज करने का वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को ही मीट करना। एंड बाकी जो फंड्स रह जाते हैं लाइक 70 करोड़ दे विल यूज, एंड बाकी जो रह जाएगा दे विल यूज फॉर जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। एंड इनके पीयर्स की बात करें तो पीयर्स में जॉनसन हो गया, लाइक हिटाची, आपको पता होगा। तो हिटाची से अगर कंपेयर करें तो उनका पी रेशियो एसएमई स्टैंडर्ड्स के वैल्यूएशन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो श्रीजी रेफ्रिजरेटर्स का बिजनेस काफ़ी सही है। इसमें अच्छा हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। एंड कंपनी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी अभी तक तो
काफ़ी सही लग रही है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स के पास स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सेक्टर एक्सपर्टाइज है, फैमिली रन मैनेजमेंट है, एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस भी इनकी काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। लेकिन अभी लिस्टिंग एक्सपीरियंस इनको मिल जाएगा तो आई थिंक कंपनी का काफ़ी अच्छा ग्रोथ रहेगा। रेड फ्लैग्स और बिजनेस रिस्क की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो गवर्नमेंट एंड डिफेंस सेक्टर पे इनकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। एंड कस्टमर कंसंट्रेशन भी इनका लाइक टॉप 5 क्लाइंट से 80% के अराउंड का इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। लाइक एक क्लाइंट ने भी ऑर्डर डिले किया तो आई थिंक, या इन्होंने डिले किया या किसी क्लाइंट ने ऑर्डर अपना कैंसिल कर दिया तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है। एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि इनका वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस रहता है क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। एंड जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन भी इनका है, लाइक इनका महाराष्ट्र में, यूपी पे काफ़ी ज़्यादा हेवली रिलायड है ये। एंड एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं इनके कंप्लायंस और गवर्नमेंट इश्यूज वगैरह के देख रहा था, वहाँ पे आई कैन सी कि जीएसटीआर की इनकी लेट फाइलिंग्स हो रखी है। एंड ट्रेडमार्क पे इनका ऑब्जेक्शन अभी भी पेंडिंग है। बट क्या ये हमें फाइनेंशियल्स में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? नहीं, अगर ये फ्यूचर में डिले करते हैं तो फिर वो इम्पैक्ट कर सकता है। एंड आईपीओ के बाद जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 56.6% से घट के 44.6% की हो जाएगी। एंड कुछ ऑनगोइंग लिटिगेशंस है इनके टैक्स एंड सिविल में जो फ्यूचर में लाइबिलिटीज इंक्रीज कर सकते हैं, बट आई थिंक वो डिसीजंस कंपनी के फेवर में हो सकते हैं। But let's see, we can't comment on that part as of now. मूव करते हैं अब ग्रे मार्केट प्रीमियम के तरफ, जीएमपी, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। जीएमपी से पहले एक बार मैं देखना चाहूंगा कि शेयर्स का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है। कितने टाइम शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया है। अगर मैं देखूँ आज तो क्यूआईबी तो लास्ट डे ही आएगी तो इनका तो जीरो ही होने वाला है। एनआईआई में इनका जो शेयर सब्सक्राइब्ड हुआ है 1.43 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हो चुका है। एंड स्मॉल एचएनआई में टू टू टाइम्स सब्सक्राइब्ड है, एंड बिग एचएनआई में 1 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हो चुका है ऑलरेडी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में 3.60 टाइम्स सब्सक्राइब्ड हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब आप जो अप्लाई करोगे वो 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा, बट क्योंकि इसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर रिटेल इन्वेस्टर 2 लॉट्स ही है, तो अब आपको 2 लॉट मिनिमम तो अप्लाई करना ही होगा। बट आई वुड सजेस्ट कि एक अकाउंट से अप्लाई करने की जगह अगर आपके पास फंड है तो आप मल्टीपल अकाउंट से अप्लाई करो, आपके चांसेस आईपीओ में लगने के काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ना कि आप सिर्फ एक अकाउंट से अप्लाई करो। अगर एक अकाउंट से अप्लाई करना है तो लेट से ये आईपीओ 10 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको उतने सब्सक्रिप्शंस डालने पड़ेंगे। दैट मीन्स आपको उतने लॉट्स के लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इवन एक दो ज़्यादा ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है। बट हाँ, डे वन पे 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, गिवन कि ये आईपीओ नंबर वाइज काफ़ी फाइन है, प्राइस रेंज भी अपने प्राइस रेंज को जस्टिफाई कर रहा है। आई थिंक इस प्राइस पे ये हमें समवेयर अराउंड 60-70 रुपीज का प्रॉफिट दे के जाएगा क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी जस्टिफाइबल है। तो लेट्स मूव इनटू जीएमपी। जीएमपी इसकी 72% है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 80-90% के अराउंड चला जाएगा। एंड यस, ये जीएमपी के बेसिस पे 90 रुपीज का प्रॉफिट दे रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं, क्या हमें ये अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। इस आईपीओ को आप मिस नहीं कर सकते हैं। क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए? आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो इस आईपीओ को, बट आपके पास वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए क्योंकि ये एसएमई है तो इसमें रिस्क भी इतना ही ज़्यादा है। बट क्या ये यहाँ से मल्टी बैगर बन सकता है? चांसेस काफ़ी हाई है, बट वी विल सी इन फ्यूचर। जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो आईपीओ में अप्लाई करे, लिस्टिंग इन ले और निकल जाए। बेस्ट तरीका यही है आईपीओ से फंड जनरेट करने का शॉर्ट टर्म में।
बट अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, आप रिस्क लेना पसंद करते हैं, एंड तो आप वॉच कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।